हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेज और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज मॉक टेस्ट 6 होने वाला है। अभी तक हमने आपको 5 मॉक टेस्ट देख चुका है, जिसमें टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज आपको 10 मिला करके 60 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मॉक टेस्ट, मैथ मॉक टेस्ट आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको जा करके अवश्य देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल सेशन है। और ये आपको हमारे द्वारा जो आपको ऑफलाइन टेस्ट होता है, उसी में संडे को टेस्ट जो हुआ था उसी का क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों के लिए ये लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 आवर्स यानी 9 घंटे में आपको तय किया है। उसने 5 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी, मतलब कुछ दूरी पैदल आपको, और 10 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी यानी कुछ दूरी साइकिल के द्वारा वो तय किया। तो साइकिल द्वारा कितनी दूरी आपको तय किया गया। अगर हम मान लें साइकिल के द्वारा कुल दूरी आपको x किलोमीटर तय की गई है, यानी टोटल आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर दिया हुआ है। और आपको टोटल समय इस 50 किलोमीटर को आपको क्या कहते हैं, उसको सफ़र करने में आपको कितना घंटा लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है। तो अब आपको क्या कर रहा है, कुछ दूरी ये आपको साइकिल से और कुछ दूरी ये पैदल आपको तय कर रहा है। यहाँ पे आपको साइकिल के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मान के चलिए हम साइकिल के द्वारा दूरी तय किया गया था उसको हम कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ रिमेनिंग जो आपको डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके द्वारा, आपको ये पैदल तय किया था। तो अब देखिए, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम और आपको स्पीड में रिलेशन, मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी अगर हम टर्म को टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस बाय आपको स्पीड करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ देखिए आपको ये डिस्टेंस है और टोटल समय दिया हुआ है और आपको स्पीड दोनों का दिया हुआ है। ये कितना 10 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहा है और ये आपको 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अगर इसमें इसको भाग दे दे, इससे इसको भाग दे दे, डिवाइड कर दे, तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा। इसका मतलब x/10 प्लस 50 माइनस x/5 इक्वल टू कितना, 9 आवर हो जाएगा। तो अब देखिए, इतना समझाने के लिए मैं आपको इतना कुछ बताया। अगर आप ये समझ जाते, ये कर लेते हैं, तो फिर इसको सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट, अब हमको ऑप्शन पे आना है। अब हम लोग को डायरेक्ट ऑप्शन पे आना है और इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन पे आइएगा तो देखिए x का मतलब यहाँ पे किसका बोल रहा है, साइकिल की दूरी उसने कितने, साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। अगर मान लेते ऑप्शन ए मानते हैं, तो अगर यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे 9 आपको आना चाहिए। देखिए ए रखिए, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आपको कितना 38/5, ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा, 12 कट जाएगा। अगर आप 10 रखिए, यहाँ पे 10 रखिए, तो यहाँ पे 10/10 और प्लस आपको 40/5, तो देखिए ये 1 और ये 8, आपको 9 आ गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया। आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से चूज करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप ये इस तरह का इक्वेशन तैयार कर ले, उसके बाद आप ऑप्शन पे आए और जो मांग रहा है उसमें वेरीफाई करवाए। अगर वेरीफाई हो जाता है वो चीज़, तो आपका ये आंसर सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको 5 cot थीटा बाई इक्वल टू 3, आपको 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस cos थीटा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इतना दिया हुआ है, आपको 3 दिया हुआ है, यानी cot थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5। तो अब यहाँ देखिए, इतना जो दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, sin थीटा बनाने का कई तरीका है, लेकिन आपको यहाँ पे 3/5 दे दिया। तो आप ये सोचिएगा हम ट्रिपलेट बैठा लें, लेकिन आपको ऐसा कुछ दे जो ट्रिपलेट नहीं बैठेगा, तो फिर कैसे आपको सॉल्व करना है। ये sin थीटा आपको प्लस 3 cos थीटा। अगर यहाँ से आपको cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा।
अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले ले, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 6, अब -3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपको 7 अब प्लस आपको 3 कॉट थीटा। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा, आपको 6 माइनस आपको कितना आया 5 कॉट थीटा इक्वल, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 3/5 है, यहाँ पे रखिएगा 9/5 आएगा और अपॉन आपको 7 प्लस 9/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको 30 में से 9 जाएगा 21 और आपको 35 9 42, यानी 1/2, 5 कट ही जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको 35 प्लस 9 आपको 44 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 44 आएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा इसको 7 प्लस 9/5 को तो 44 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, ये 5 कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये 21/44। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको अगर मेरा क्या कहते हैं उसको मॉक टेस्ट देख रहे होंगे, अगर आप मेरे द्वारा जो मॉक टेस्ट दिया जा रहा है उसको देख रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी होगी बनाने में। ये देखिए, इसको क्या बोल रहा है, फैक्टर्स निकालने के लिए। तो फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स और मल्टीपल में दोनों में डिफरेंस होता है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है आपको ऐसा संख्या जो इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है, इसका जो मल्टीपल, जैसे आपको 2 का मल्टीपल पूछे हम तो 2 4 6 आपको मल्टीपल इन्फिनाइट हो सकता है, लेकिन फैक्टर क्या होता है आपको डिफिनिट होता है। तो मल्टीपल क्या हो गया, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे 1 मल्टीप्लाई की आपको 2, फिर 2 मल्टीप्लाई की आपको 4, फिर 3 मल्टीप्लाई की आपको 6, इस तरह आपको अनंत तक जाते रहेगा। ठीक है, और फैक्टर इसका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ऐसा संख्या जो इसको डिवाइड करे। फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 का 1 और 2, इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब देखिए, अब आपको क्या पूछ रहा है, टोटल फैक्टर्स 3600 का, यानी 3600 का आपको, सॉरी 3600 का। ठीक है, इसका आपको फैक्टर्स पूछ रहा है, तो कैसे निकालिएगा, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 4 × 100। ठीक है, अब 9 को 3 पे पावर 2 और 4 पे पावर 2 इंटू आपको कितना 25 × 4, सॉरी यहाँ पे 2 पे पावर 2, तो इतना आया आपको 3 पे पावर 2 और ये 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर्स हम आपको बताए थे, अगर n कोई संख्या हो और इसका अभाज्य गुणनखंड a हो, b हो और पावर c हो, सॉरी c हो, और इस पे पावर p हो, q हो और r हो, तो इसका फैक्टर्स जो निकालेंगे p + 1 इंटू आपको q + 1 प्लस आप इंटू सॉरी r + 1, इतना आ जाएगा। तो इसी तरह आपको फैक्टर्स निकाल लेना है। अब कैसे निकालिएगा, इसको हटाते हैं, यानी 2 + 1 इंटू आपको 4 + 1 इंटू 2 + 1। ठीक है, तो 3 इंटू आपको 5 इंटू आपको 3, यानी कितना आ गया 45। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपको 45 नहीं दिया हुआ, ये नन दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 45। 3600 के कुल फैक्टर्स कितने होंगे, तो आपको 45। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x = 3 + 2√2। तो x² + 1/x² = आपको मांग रहा है, क्या दिया हुआ है, x = आपको 3 + 2√2। तो आपको देखिए x² + 1/x² निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग को 1/x निकालना अनिवार्य हो जाता है। तो 1/x निकालिएगा तो ये 3 + 2√2 होगा, और इसका आपको हर परमीकरण करने के लिए आना चाहिए। हर परमीकरण क्या होता है, अगर a/b हो और b को हमको हर परमीकरण करना है तो a इंटू आपको, सॉरी यहाँ पे मान के चलिए आपको a + b हो और c - d हो, इसका हर परमीकरण करना है तो c + d
और C प्लस D से मल्टीप्लाई, यदि आपको हर परमेकरण करना है। अगर आपको अंश परमेकरण करने के लिए बोल दे इसी का, तो C माइनस डी इंटू आपको A माइनस बी और A माइनस बी, ये आपको अंश परमेकरण और ये आपको हर परमेकरण, ये जनरल फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है, हर परमेकरण करना है यहाँ पे, तो इसको यूज करते हैं। इसको जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन आपको 3 माइनस 2 रूट 2, और ये फॉर्मूला आपको बार बार मैं बताता हूँ, A प्लस A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ देखिए आपको ऊपर में तो यही होगा, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 9 और आपको 8, और 9 में से 8 घटाइएगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब 1/x इक्वल टू कितना आ गया आपको, 3 माइनस 2 रूट 2। अब x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, यानी 6 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। और आपको बताया है अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपको a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो अब आपसे आसानी से ये बन जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको कितना है 6 है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2 आपको 34। तो इसका आंसर क्या आ गया 34। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस तरह का आपको काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन, इससे जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जितना भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तो आपको ये काफ़ी ईजी लगने लगेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दुकानदार है जो आपको 300 रुपया में 200 पुस्तक खरीदता है, 300 रुपया में 2 पुस्तक खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% लाभ पे, दूसरी पुस्तक को आपको 10% हानि पे भेज देता है। यदि पूरे लेन देन में ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है तो पहली पुस्तक का आपको SP यानी सेलिंग प्राइस आपको मांग रहा है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले पे आपको कितना प्रॉफिट ले रहा है, आपको 20%, और दूसरे पे हानि कितना ले रहा है, आपको 10%। ठीक है, और इसमें ना ही उसको लाभ हो रहा है ना ही आपको हानि हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये मैं आपको बता दूं, आज P परसेंटेज है यानी 20% है, और परसेंटेज को इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है तो क्या हो जाता है 1/5। बोलिएगा कैसे, तो 20/100, ये आ जाएगा आपको 1/5। ठीक है, और 1/5 होगा तो ये CP होता है, इसको हम लोग CP मानते हैं। और ये आपको देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होगा तो ये प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ से SP और CP का रेशियो क्या निकलेगा, SP और CP का रेशियो, CP अगर 5 है तो SP कितना होगा 5 + 1, क्योंकि आपको प्रॉफिट में क्या होता है ऐड होता है, ज़्यादा होता है ये, यानी 6 SP1 इसको CP1। तो पहला SP आपको कितना निकल गया 6 रुपया, दूसरा अब पहला CP आपको कितना निकल गया 5 रुपया। इससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा CP निकाल लेंगे यानी 1/10। और मैं आपको क्या बताया, ये CP होता है, और देखिए ये लॉस है, ये लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे SP2 और CP2 ये कितना निकलेगा, अगर ये 10 है तो ये आपको 9 हो जाएगा, तभी जाकर के 1 रुपया इसको हानि होगा। तो यहाँ देखिए SP2 और SP1 कितना 15 रुपया हुआ, और यहाँ भी देखिए ऐड कीजिए तो 15 = 15। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन सही है। और आपको क्या कह रहा है, ना ही इसको लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो इसका मतलब हमको 15 = यानी ये CP, टोटल CP निकाल लेते, टोटल CP कितना हुआ 15, और 15 = आपको कितना दिया हुआ 300, यानी 1 = 20। अब आपको जो निकालने के लिए बोल रहा है उसमें पुट कीजिए, आपको निकल जाएगा। अगर CP1 मांगा है तो यहाँ इससे गुना करेंगे, SP1 मांगा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर CP1 मांगा है तो आपको फिर यानी 100 हो जाएगा। अगर SP2 मांगा तो 9 × 2 यानी 180, और ये आपको 200, यानी आपको यहाँ से SP1 निकल गया कितना 120, SP2 कितना निकल गया 180, और आपको CP1 कितना निकल गया आपको 20 × 5 100, और CP2 कितना निकल गया आपको 2 × 10 यानी 200। यहाँ से भी 300 और यहाँ से भी आपको 300। तो देखिए आपको क्या मांग रहा था,
पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपया। तो आपको ऑप्शन ये सी नंबर। उम्मीद है कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बराबर हो ना हो, तो आप इस तरह से तोड़ करके जो दिया हुआ है उसके बराबर करके आप इक्विवेलेंट कर लेंगे, उसके बाद 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे और जो मांग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आसानी इजी वे में आपको निकल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए इसको। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी आपको x, कोई रेलगाड़ी आपको x है जो आपको 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी यानी समान दिशा में, आपको एक ही दिशा में दोनों चल रही है, को ओवरटेक करती है और 72 सेकेंड लेती है। तो यहाँ से देखिए आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, ये आपको ज़्यादा आपको ये होगा क्योंकि ओवरटेक करने वाला जो जिसका आपको स्पीड होगा उसका ज़्यादा होगा, जो ओवरटेक होता है यानी जिसको ओवरटेक किया जाता है उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, तभी तो ज़्यादा वाला स्पीड आपको ओवरटेक करेगी। तो आपको मैंने बताया अगर समान दिशा में हो तो इसका आपको क्या होता है, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, यानी सापेक्ष चाल निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड यानी बड़ा वाला में से छोटा को घटा लेते हैं। अगर एक विपरीत दिशा में चल रहा हो तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, यानी दोनों को ऐड कर देते हैं। इतना मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पढ़ ले। यदि ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही होती तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती। तो x की लंबाई यानी मीटर में और y की चाल आपको किलोमीटर पर आवर में मांग रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो कह रहा है उसको हम लोग कर लेते हैं, यानी आपको 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, अगर आपको कोई रेलगाड़ी जिसका आपको लंबाई दिया हुआ है x ही मान लेते हैं और 225 यानी टोटल डिस्टेंस हो गया। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगर मान के चलिए ये रेलगाड़ी है और पीछे से रेलगाड़ी आ रही है, इसको जो ओवरटेक करेगी, मान के चलिए तो अपने आप को भी तो पहले यहाँ इस पॉइंट पे पार करेगी, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक आई, उसके बाद फिर इसको भी पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, इसका लंबाई और इसका लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, आपको एक दिशा में है, समान दिशा में तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और कितना समय लिया, 72 सेकेंड। ठीक है, ये आपको इतना तक जो यहाँ पे दिया हुआ था इस स्टेटमेंट से हम निकाल लिए। अब दूसरा स्टेटमेंट, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो वो एक दूसरे को 18 सेकेंड में, डिस्टेंस तो इतना ही होगा और आपको विपरीत दिशा में जा रही थी, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा, यानी कितना 18 सेकेंड मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको ये और ये कट जाएगा। जब ये और ये कट जाएगा तो आपको बचेगा क्या, यानी 60 प्लस वाई, ये ऊपर जाएगा, आपको 60 माइनस वाई, आपको ये 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 60 प्लस वाई इक्वल टू आपको 240 माइनस 4y, यानी 5y इक्वल टू आपको 180, यानी y इक्वल टू आपको 36। और इसको हम किलोमीटर पर आवर में ही माने थे। यहाँ पे ये सेकेंड और ये सेकेंड आपको क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, ये आपको y किलोमीटर पर आवर में ही निकला है। तो आपको देख लीजिए 36 किसका ऑप्शन है, ये है। तो आपको दूसरा निकालने का जरूरत नहीं, ऑप्शन तो यही हो जाएगा, आपका आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी देखिए 255 मीटर इसका कैसे निकलेगा। अब किसी में पुट कर लीजिए, निकाल लीजिए। आप किसी में पुट कीजिए, निकालिए। इसमें रखिए या इसमें रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। मान के चलिए हम इसी में रखते हैं, तो यानी x प्लस 225 आपको ये कितना आ जाएगा, 36 प्लस 60 96 इक्वल टू आपको 18। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए किलोमीटर पर आवर में होगा, ये तो आपको मीटर में है ही पहले से। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको बताया था जब बड़ा से छोटा को बदलना है तो क्या करना है आपको, 5/18 यानी छोटा, यानी 5/18 और 18/5। इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो छोटा वाला से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, छोटा बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा आपको 5 × 18 और ये 18 आपको ऊपर जाएगा, यानी x प्लस 225 बाय आपको 96 × 5 इक्वल टू 18।
ये कैंसिल हो गया, आपको x प्लस 225 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 0 और आपको 48, इसमें से घटा लीजिए 225 को, तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के लास्ट स्लाइड का क्वेश्चन देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब है, इसको एक बार पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए देखिए, कह रहा जब किसी वस्तु का दाम 15% घटाया गया और वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई तो विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ। अगर कोई वस्तु है, आपको पहले इंक्रीज हुआ या आपको डिक्रीज हुआ, ये आपको इंक्रीज का सिंबल, ये डिक्रीज का, और फिर आपको ये अगर इंक्रीज हुआ है तो बाद में क्या होगा, डिक्रीज हुआ, आपको ये भी हो सकता है इंक्रीज और इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, आपको इंक्रीज और डिक्रीज या डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकता है। इस तरह का सारा मैं आपको AB रूल का जो फार्मूला है मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट वही यूज करेंगे। क्या कह रहा है, पहले 15% घटाया गया, यानी 15% घटाया गया, फिर 20% आपको बढ़ाया गया, तो उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, आपको 20 × 15 100, आपको कितना आ गया, आपको 5 माइनस 0 5 आपको 3, यानी आपको 2%, ये प्लस में आया है, इसका मतलब वृद्धि होगा। विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% का आपको ये इंक्रीज का सिंबल है, तो ये आपको क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया हुआ है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इसको या तो ऑप्शन से बना सकते हैं या फिर आपको, अगर एक कोई संख्या है और इसका जो आपको रेशियो होगा, मान के चलिए A = आपको B + C + D, यानी ये जितना है उसका 1/3 ये है, 1/3 ये है, तो मान के चलिए इसमें अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी A = इस टोटल के +/3, यानी इतना हो गया। अगर A रेशियो B + C + D निकाले, ये आपको क्या आ जाएगा, 1 रेशियो आपको 3, अगर ये 3 है तो ये 1 होगा क्योंकि 1/3 है इसका। तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको 4 संख्या का औसत दिया हुआ है, यानी आपको 4, टोटल ये 4 हुआ, तो टोटल आपको 4 संख्या का ये 4 = इस 4 = और आपको ये टोटल औसत दिया हुआ है, तो टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा, 4 × 30, यानी 4 कैंसिल, आपको 1 = 30। तो आपको क्या मांग रहा है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या 30 हो जाएगा और आपको इस तीनों संख्या का योग कितना, 90, तो 90 + 30 आपको 120/4 कीजिए, आपको औसत भी 30 आ रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर मान के चलिए जो भी इसका आंसर होगा A का, वो 3 का डिविजुअल होगा, क्योंकि 1/3 बाकी सभी योग का क्या है, 1/3 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 3 का मल्टीपल जरूर होगा। तो ऑप्शन एक ही है, ऐसे भी बना सकते, 30 हो गया। या फिर आपको मान के चलिए A अगर हम 30 मान लिए, सपोज कि B + C + D कितना हो जाएगा, 90, और इस दोनों को योग कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए, औसत अगर हमारा 30 आ जा रहा है तो आपका ये माना हुआ भी सही है। तो कई तरीका होता है सवाल को सॉल्व करने का, आपको जो अच्छा लगे आप उसको एडॉप्ट करके अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 3 कलम एवं 1 पेंसिल का कीमत, अगर कलम को हम K डिनोट कर लेते, 3 कलम और 1 पेंसिल, P से डिनोट कर लेते, इन्हें 70 रुपया है। उसके बाद 2 पेंसिल का और 1 कलम का कीमत कितना दिया हुआ है, आपको 40 रुपीज़ का। तो आपको पूछ रहा है 1 पेंसिल और 1 कलम की कीमत क्या होगा। तो देखिए, इसको ऐड करने पे तो आपको ये बराबर नहीं आएगा, तो इसको क्या करते, कुछ ऐसा से मल्टीप्लाई कर देते दोनों इक्वेशन हमारा इक्वल हो जाए, ये भी और ये दोनों आपको इक्वल कर लेना है। तो मान के चलिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 पेंसिल हो जाएगा, यानी आपको 6K + 2P
40 और 2p सॉरी यहाँ पे 1k ले लीजिए और प्लस 2p इक्वल टू 40। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, यानी आपको 5k इक्वल टू आपको 100k इक्वल टू 20 रुपीज़। इसका यानी आपको कलम का कितना रुपया निकल गया, 20 रुपीज़। और आपको एक पेंसिल का भी निकालना है तो पेंसिल का निकाल लीजिए, यानी आपको 60 प्लस 1 पेन यानी 70, यानी आपको एक पेंसिल का कीमत कितना निकल जाएगा, 10 रुपया। यानी दोनों का पूछ रहा है, एक कलम और एक पेंसिल का, यानी टोटल आपको कितना निकल जाएगा, 30 रुपया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इजी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व करने के लिए भीड़ जाइएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस किया हुआ है। कह रहा है किसी कक्षा, यानी कक्षा तो है लेकिन कक्षा में कितना स्टूडेंट है ये आपको नहीं दिया हुआ है। जब आपको स्टूडेंट नहीं दिया हुआ है और आगे भी आपको ये कुछ क्लियर नहीं किया गया है, जो आपको कितना स्टूडेंट या कितना आपको क्या निकालना है ये नहीं, तो आपको क्या पूछ रहा है, किसी कक्षा का औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए। अब कक्षा की औसत उम्र 12 वर्ष होगा, अब कक्षा का तो उम्र 12 वर्ष होगा, लेकिन टोटल क्या होना चाहिए, कक्षा में स्टूडेंट होना चाहिए, तभी जाकर के आप कुछ फाइंड कर पाते हैं। इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कांट फाइंड। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर सकते। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी कक्षा के औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 13 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र कितनी होगी। अगर यही रहता 5 स्टूडेंट का औसत उम्र 12 वर्ष है और शिक्षक को भी शामिल कर लिया तब जाकर के 13 वर्ष हो गया, तो फिर ये टोटल 6, इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते और इसमें से घटा लेते, तो आपको शिक्षक का उम्र निकल जाता। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कांट फाइंड। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।